तो आप सभी लोगों का स्वागत है सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जिन्बू और ऐशबॉर्न की पहली मुलाकात हो चुकी होती है, जिसपे कि ऐशबॉर्न जिन्बू को सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन्बू अब लौट कर रियल वर्ल्ड में आ रहा होता है और धीरे धीरे उसके सामने एक एक करके विंडोज ओपन होती जा रही होती है, जिसपे कि जिन्बू को बताया जाता है कि जिन्बू का जो प्लेयर सिस्टम था उसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि जिन्बू की जितनी भी पावर लिमिटेड हुआ करती थी अब वो अनलिमिटेड हो जाएंगी, क्योंकि जिन्बू को पहले टाइम के साथ जैसे जैसे वो लेवल अप करता था वैसे वैसे पावर मिलती थी, लेकिन वो सारी पावर पूरी तरीके से अनलॉक हो गई है। तभी वहाँ पर बताया जाता है कि जो रियल मोनार्च ऐशबॉर्न था वो अब नथिंगनेस की वर्ल्ड में जा चुका है। और तभी जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है कि तुम सच में एंटायर सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो, जिसपे कि जिन्बू यस चुन लेता है। और उसके यस चुनते ही वहाँ चारों तरफ बस रोशनी रोशनी फैल जाती है और रोशनी इतनी तेज होती है कि उसके फ्लैश से चारों तरफ सब कुछ ढक जाता है। और वहाँ पर तभी हमें सीन दिखाया जाता है कोरिया का। सियोल में हमें सबसे पहले उस टेंजिन को ही दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अभी अभी खुला हुआ होता है और कुछ देर में बस उसका गेट ब्रेक ही होने वाला होता है। मगर तभी वहाँ पर चारों तरफ अचानक से खतरनाक ऑरा फैलने लगता है और वो ऑरा किसी और का नहीं बल्कि जिन्बू का होता है। और उसकी माना वेव्स इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि दोनों मोनार्च पीछे की तरफ घिसकते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रोज मोनार्च सामने की तरफ जिन्बू के डैड की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, फ्रेगमेंट ऑफ लाइट, तुम्हें पता है ना तुम किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है वो कौन है। क्या तुम सच में ऐसा करना चाह रहे हो? अगर तुमने ऐसा करा तो वो बस हमारी नहीं बल्कि सबकी मौत बन के रहेगा। और आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? और वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है उससे पहले ही हमें वहाँ पीछे बर्फ में से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा को निकलते दिखाया जाता है और उसके सामने जिन्बू के डैड खड़े होते हैं जो कि जिन्बू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और उस ऑरा को देखकर वहाँ पर बीस्ट मोनार्च बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर बोलता है, हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और ये बात सुनकर फ्रोज मोनार्च अपने वेपन को आगे कर लेता है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उनके पास अभी बस बहुत कम समय बचा है, लेकिन अभी थोड़ा समय है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर जिन्बू के डैड भी अपने दोनों डैगरों को हाथ में उठा लेते हैं और ये डैगर कोई मामूली डैगर नहीं थे, ये डैगर उनको रूलर्स ने दिए थे। और यहाँ पर वो दोनों मोनार्च अचानक से जिन्बू के डैड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसपे वो थोड़ा सा शॉक तो होते हैं, मगर साथ ही में वो उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। तभी यहाँ पर उन तीनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जिन्बू के डैड बस उनके फाइट में उनको मार ही नहीं रहे थे बल्कि उनके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज भी करे जा रहे थे। और यहाँ पर वो चीज़ें देखकर दोनों मोनार्च बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर बीस्ट मोनार्च तो थोड़ा सा डर भी जाता है, जिसमें कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च सोच रहा होता है आखिर ये हमारे अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर लेता है। इसकी बॉडी हमारे अटैक्स के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, कहीं ये हमारे अटैक्स को रीड तो नहीं कर रहा है, कहीं ये फ्यूचर तो नहीं देख सकता है। और यहाँ पे बीस्ट मोनार्च बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से पता होता है क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और वो अपना ज़्यादा टाइम इसके साथ लड़ाई करने में बिल्कुल स्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार शैडो मोनार्च वापस आ गया तो इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंतारिस भी नहीं है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, द ड्रैगन किंग, वो भी नहीं है। और इस बंदे ने तो अपने एक डैगर को अपनी पीठ पे लगा रखा है ताकि वो इसके अटैक से पीछे से बच सके। मगर तभी वहाँ पर पीछे से अचानक से फ्रोजन मोनार्च आ जाता है। यहाँ पर वो जैसे ही जिन्बू के डैड के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जिन्बू के डैड बड़ी तेजी से उसके मुंह पर एक किक मारते हैं, जिससे कि वो बहुत ही दूर सामने बिल्डिंग में जाकर टकराता है। और वहीं दूसरी तरफ पीछे से बीस्ट मोनार्च जिन्बू के डैड को खाने की कोशिश करता है, जिसपे कि जिन्बू के डैड बड़ी चालाकी से अपने टैगर को उसके मुंह में घुसा देते हैं, जिसपे कि उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ पर जिन्बू के डैड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कर उसके पेट पर एक बहुत ही पावरफुल एक पंच मारते हैं, जिसपे कि वो बीस्ट मोनार्च बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और वहाँ पर जिन्बू के डैड को बोलने लगता है, मैं तुम्हें बीच में से चीड़ फाड़ दूंगा और तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा दर्द किसे कहते हैं। मगर तभी अचानक से वो कुछ ऐसा फील करता है जिसे जिसे वो बिल्कुल भी फील करना नहीं चाह रहा होता है और वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाती है। और वो वहाँ पर घबराते हुए बोल रहा होता है, ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे हो गया। और तभी वहाँ पर हमें जिन्बू को दिखाया जाता है, फाइनली उसने अपनी आंखें खोल ली होती है और उसकी आंखें बहुत ही बुरी तरीके से चमक रही होती है। और यहाँ पे हमें फील हो रहा होता है कि अब जिन्बू एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। तभी यहाँ पर बीस्ट मोनार्च थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाता है और वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में से फ्रोजन मोनार्च दोबारा से बाहर निकलता है।
जिस पे कि वो वहाँ से बाहर निकलते ही बोलता है, मैंने तुम्हारी पावर को कमज़ोर समझा था, लेकिन अभी अभी तो फाइट स्टार्ट हुई है। जिस पे कि यहाँ पर बीस्ट मोनार्च वहीं नीचे होता है और वो नीचे से बोल रहा होता है, स्टार्ट हुई है से तुम्हारा क्या मतलब है? अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पे कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे बोलता है, तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या है? और यहाँ पर बीस्ट मोनार्च कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उस ह्यूमन बॉडी को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैंने तुमसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी तुम्हारी शैडो मोनार्च को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। जरा सामने की तरफ देखो, देखो सामने की तरफ, वो अब वापस आ चुका है और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। जिस पे कि फ्रोजन मोनार्च चिल्लाने लग जाता है, उससे बोलने लग जाता है कि तुम कायर हो और यही सब, और वहाँ पर बोलता है, तुम चाहे जो भी बोल लो, लेकिन तुम वो फील बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो जो मैंने फील करा है। मैंने उसकी पावर को देख रखा है, मैंने उससे पहले भी फाइट करी है, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम वो चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ, वो डर, वो एहसास, तुम उसे जल्दी फील करोगे। तभी वहाँ पर अपना पोर्टल खोलता है और उसमें से चले जाता है और यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च पीछे से बस चिल्ला ही रहा होता है कि तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। फ्रोजन मोनार्च यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है कि वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है और चिल्लाने के साथ साथ वो अपने पावर को भी अप करने लग जाता है और वो अपने वेपन को वहीं ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है, तुम भले ही चले जाओ, लेकिन मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इस ह्यूमन को अकेले ही मार सकता हूँ। और वहाँ पर हमें आइस स्टॉर्म को दिखाया जाता है और उसकी माना वेव इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के आसपास की कारें और छोटी मोटी बिल्डिंग हवा में उड़ने लग जाती हैं। और इतनी ज़्यादा पावर और माना को एनर्जी को देखकर वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे हंटर होते हैं वो सब भी वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर स्टॉर्म के बीच में हमें जिन्बू के डैड को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वहीं पर जिन्बू को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो फ्रोजन मोनार्च अपने छोटे छोटे आइस स्पीयर से उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसको कि वो बड़ी आसानी से डॉज करे जा रहे होते हैं। मगर तभी अचानक से एक आइस स्पीयर उनके कंधे पर आकर लग जाता है और तभी वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च अपने हाथों को ऊपर की तरफ कर लेता है और एक बहुत ही बड़े बर्फ के टुकड़े को, वो इतना बड़ा होता है कि अगर वो नीचे गिर जाए तो उसके गिरते ही वहाँ पे पूरा सियोल कोरिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। उसको समन कर रहा होता है और उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जिन्बू के डैड थोड़े से घबरा जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये पूरे कोरिया को ही तो तबाह करने की नहीं सोच रहा है। और वो जो आइस पियर थोड़ी देर पहले जिन्बू के डैड को लगा था, उसकी वजह से उन्हें अब बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और उनकी बॉडी से खून भी निकलने लग जाता है। साथ ही में और भी आइस पियर उन पे ऊपर अटैक करने के लिए आए रहे होते हैं, मगर तभी उनके बाजू में से एक शैडो बहुत ही तेज़ी से निकल कर जाती है और वो उन्हें देख भी नहीं पाते, जिसपे कि थोड़े से शॉक हो जाते हैं। और ये शैडो किसी और की नहीं बल्कि बेरू की होती है। और बेरू वहां पर अपने एक ही मुक्के से उस बड़े से बर्फ के टुकड़े को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। और यहाँ पर इग्रिस अपनी बड़ी सी तलवार से जिन्वू के टैड को प्रोटेक्ट कर रहा था और यहाँ पर इग्रिस बातें भी करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू के सारे शैडोज की वहाँ पर परमिशन हो चुकी है। और यहाँ पर इग्रिस वहाँ पर बोलता है, फ्रोजन मोनार्च, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी कम पावर के साथ मेरे मालिक को मार सकते हो? तुम अभी इतने ताकतवर भी नहीं हुए और तुम तो किंग कहलाने के लायक भी नहीं हो। जिसपे कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च बहुत ही बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इन शैडो सोल्जर्स ने अपनी सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है? तभी यहाँ पर पीछे से जिन्बू बाहर निकलता है और उसकी सारी बर्फ गल चुकी होती है, जिसपे कि फ्रोजन मोनार्च बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और यहाँ पर जिन्बू की अपीयरेंस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा होता है, उसके सर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो किसी सींग की तरह लग रहा होता है, और जो उसकी पीठ से ऑरा निकल रहा होता है वो किसी पंखों की तरह लग रहा होता है। और उसके सारे शैडो सोल्जर्स उसके सामने नील डाउन कर देते हैं उसकी पावर को देखकर। और यहाँ पे जिन्बू का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि यहाँ पे फ्रोजन मोनार्च को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिस पर कि यहाँ पर जिन्बू कहता है, तो वो दूसरा मोनार्क कहाँ है? क्या वो यहाँ से भाग गया है? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने उसे यहाँ से जाने की परमिशन दी थी। वेल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस बार उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे इस बार पक्का मार दूंगा। और यहाँ पर जिन्बू की अपीयरेंस इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है कि फ्रोजन मोनार्च बहुत ही बुरी तरीके से घबरा रहा होता है। वो अंदर से इतना ज़्यादा कांप रहा होता है। वो बोल रहा होता है, तो यही है ट्रू पावर शैडो मोनार्च की, और इसी के बारे में बीस्ट मोनार्च मुझे बता रहा था। क्या ये सच में इतना ज़्यादा खतरनाक है? तभी यहाँ पर हमें जिन्बू को दिखाया जाता है। जिन्बू यहाँ पर अपने न्यू पावर की मदद से वहाँ पर एक बैरियर टाइप की बॉल टाइप की क्रिएट करने लग जाता है, जिसके मदद से वहाँ पर वो बीस्ट मोनार्च को खोजने वाला होता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर ऐशबॉर्न ने अपनी सारी पावर जिन्बू को दे दी होती है और वो खुद नथिंगनेस में चले गया होता है। तो जिन्बू अब नई नई पावर का यूज़ भी कर सकता है और वो धीरे धीरे वो बैरियर पूरे अर्थ को ढक लेता है।
तभी यहाँ पर जिन्वू को यहाँ पर उस बीस्ट मोनार्च की प्रेजेंस फील हो जाती है कि वो भागकर कहाँ गया हुआ है। तभी यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च वहाँ पर खड़ा पीछे से जिन्वू को ही देख रहा होता है, क्योंकि जिन्वू उसको पीठ दिखाकर खड़ा होता है। तो यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च सोच रहा होता है यही यही मेरे पास एक मौका है, मैं इसको बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो अपने सबसे खतरनाक अटैक का यूज़ करता है उसको मारने के लिए। और उसका अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है कि जैसे ही वो उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसके नीचे से पूरी वहाँ पर सारे पत्थरें वगैरह सबको टूटने लग जाती है। मगर जिन्वू उसको बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक देता है। क्योंकि जिन्वू उसे बड़ी आसानी से रोक देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटैक कमज़ोर था, क्योंकि वो एक मोनार्च का अटैक है। और हमें लोगों को पता ही है कि मोनार्च इतने ताकतवर होते हैं, क्योंकि उसने थॉमस आंद्रे तक की इतनी बुरी हालत कर दी होती है। और जिन्वू को इस तरीके से उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोकता हुआ देखकर फ्रोजन मोनार्च बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है ये आखिर ये इतना कैसे कर सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। क्या सच में हमारे बीच में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा पावर का गैप है कि मेरा सबसे खतरनाक अटैक भी इसको थोड़ा सा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। और यहाँ पर जिन्वू फ्रोजन मोनार्च से कहता है मैं बस थोड़ी देर में लौट कर आ रहा हूँ बीस्ट मोनार्च को मारकर। तब तक तुम यहाँ पर इग्रिस के साथ लड़ाई करो, और अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें मेरे से भी लड़ने का मौका मिलेगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ बीस्ट मोनार्च को दिखाया जाता है, जो कि अपने पोर्टल में से बाहर आ रहा होता है और वो थोड़ा सा खुश हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है फ्रोजन मोनार्च उसका दिमाग खराब है, मैं तो वहाँ से बाल बाल बच गया। और जब तक यहाँ पर मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन द ड्रैगन किंग वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं पर छुपा रहूँगा। और जैसे ही वो वापस आएंगे तब मैं उस मोनार्च को बताऊँगा, वहाँ पर शैडो मोनार्च को बताऊँगा कि असली पावर क्या होती है। और वो धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है। और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से कांप रही होती है। और वो बस सामने की तरफ देख रहा होता है, जबकि जिन्वू उसके बगल में ही खड़ा होता है। और वो इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही होती है कि वो बगल में मुड़कर जिन्वू की तरफ देख भी पाए। वो पूरी तरीके से बस सीधा ही खड़ा होता है। मगर तभी अचानक से वो नीचे की तरफ झुक जाता है, अपने सर को झुका लेता है जिन्वू के सामने। और यहाँ पर जिन्वू से माफ़ी मांगने लग जाता है। वो अपने सर को झुकाए हुए जिन्वू से बोलता है अगर वो उन सभी चीज़ों के लिए उसको माफ़ कर देगा तो यहाँ पर जब भी अंतारेस मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ पर जल्दी आने वाला है तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वहाँ पर उसकी बीस्ट की आर्मी जिन्वू का साथ देगी और वो भी जिन्वू की तरफ से लड़ेगा। जिस पर कि जिन्वू थोड़ी देर के लिए तो चुप रहता है, लेकिन फिर साथ ही में उसे कहता है वेल अगर ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। और यहाँ पर बीस्ट मोनार्च अपने मुंह को नीचे कराई हुआ होता है और वो बहुत ही क्रीपी सा स्माइल दे रहा होता है और कहता है क्या क्या बोला इसने, ये इस बारे में सोचेगा, क्या ये अभी भी ह्यूमन ही है, ये अभी तक मोनार्च नहीं बना है। क्योंकि अगर यहाँ पे शैडो ऑफ मोनार्च होता तो उसको अच्छे से पता होता मैंने इसको कितनी बार धोखा दिया है, और ये मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मगर ये तो अच्छी बात है कि ये अभी भी एक ह्यूमन ही है और मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और जब द मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ आएगा तब मैं इसको बताऊंगा कि दर्द क्या होता है और पावर क्या होती है। मैं इसको फिर से धोखा दूंगा और उस दिन मैं इसे चीर फाड़ दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू अपनी बात को कंटिन्यू करता हुआ बोलता है लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ हिसाब किताब चुकाना होगा। और वो अपने चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दिखाते हुए बोलता है जरा ध्यान से देखो इधर, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तुमने अभी बस थोड़ी देर पहले ही मेरे को 5 निशान दिए हैं, 5 चोटे को निशान दिए हैं, और ये स्कार बहुत लंबे समय तक रहने वाली हैं। तो चलो मैं भी तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुमने मेरे 5 अटैक को सह लिया और जिंदा रह गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और ये बातें सुनकर तो वहाँ पर मोनार्क को बीस्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान और घबरा भी जाता है, साथ में गुस्से में भी आ जाता है और कहता है क्या क्या इसने मुझे पागल बनाया। और तभी यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर को रिवील कर देता है और वो पूरी तरीके से बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने आप को इतनी आसानी से मारने दूंगा? तो आओ लड़ो मुझसे, दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर बन गए हो। बीस्ट मोनार्क अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है मुझे पता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वो जिन्वू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू भी यहाँ पर अपने कामिश के डैगर को बाहर निकाल लेता है और एक ही स्लाइस में उसके हाथ को काट देता है, जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द में चिल्लाने लग जाता है। और जिन्वू उससे बोलता है अभी तो मेरे 4 अटैक बचे ही हुए हैं और तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई।
और यहाँ पर हमें दोबारा से कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि फ्रोजन मोनार्च बहुत ही बुरी तरीके से शॉक होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बीरू वहाँ पर अंतारस को हील कर रहा होता है और वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च कह रहा होता है तो ये शैडो वहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को हील कर रहा है और असली प्रॉब्लम ये नहीं है बल्कि असली प्रॉब्लम तो ये है। तभी उसके चेस्ट के पास से एक शॉट गुजरती है और उसको डॉज तो कर लेता है लेकिन वो अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर हमें उसके सामने इग्रिस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च से अकेले ही लड़ाई कर रहा होता है और वो बस अकेले लड़ाई नहीं कर रहा होता है, उसने फ्रोजन मोनार्च की लगभग हालत ख़राब कर दी होती है जिसपे कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च कहता है तो इसने अपनी ट्रू पावर को अनलॉक कर ही दिया और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। ये पहले द डेथ ऑफ नाइट के नाम से जाना जाता था। और तभी वहाँ पर हमें इग्रिस को उसके सामने बड़ी आसानी से बड़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाया जाता है और वो बस वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च को जान से मार देना चाह रहा होता है जिसपे कि फ्रोजन मोनार्च सोच रहा होता है तो फाइनली इसने अपनी ट्रू पावर जगा ही ली है और अगर सच में ऐसा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है क्योंकि मैं इसे कितना भी मार लूँ ये रीजनरेट होता रहेगा लेकिन एक बार मुझे कोई मेजर इंजरी हो गई तो मैं उसे जल्दी हील नहीं कर पाऊंगा। मगर तभी यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए चाहता है जिसपे कि यहाँ पर इग्रिस की शैडो में से जिनवू बाहर निकल जाता है और ये जिनवू की एक नई पावर है। आपने शैडो एफ एक्सचेंज के बारे में तो आपको पता ही होगा जहाँ पर कि जिनवू शैडो को एक्सचेंज करता था लेकिन यहाँ पर जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स की शैडो में से बाहर निकलता है तो ये भी एक अपडेटेड वर्जन ही है उसके पावर का जिसपे कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जिनको वहाँ पर आते ही बीस्ट मोनार्च के पंजों को वहाँ पर फेंकता है जिसको देखकर फ्रोजन मोनार्च बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या इसने सच में उसे मार दिया है। और जिन्बू भी यहाँ पर खड़ा होता है और उसकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है और वो उससे कहता है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैंने उसे मार दिया है और यहाँ पर अब तुम्हारी बारी है मरने की और तुम्हारे बीस्ट मोनार्च और बग मोनार्क के मरने पे उन सभी मोनार्कों को एक वार्निंग मिल जाएगी कि वो अब यहाँ पर अर्थ पर ना आए क्योंकि मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। जिस पे कि फ्रोजन मोनार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने चारों तरफ बर्फ के छोटे छोटे स्पीयर्स कलेक्ट करने लग जाता है, बनाने लग जाता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। लेकिन उससे पहले कि वो अटैक करे जिन वो उसकी छाती में कामिस के डैगर को घुसा देता है और इतना सारा डैमेज सहने के बाद भी वो रुकता नहीं है। यहाँ पर वो अपने मुंह में आइस बीन बनाने लग जाता है जिनबू के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उससे पहले कि वो अटैक करता है जिनबू अपने हाथों में कमांडर अथॉरिटी की मदद से उसके मुंह को बंद कर देता है और उसके बीम को उसके मुंह में ही ब्लास्ट करवा देता है जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। साथ ही में जिनबू उसके ऊपर लगातार 2-3 खतरनाक अटैक भी कर देता है अपने डैगर से जिसपे कि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फ्रोजन मोनार्च बहुत ही दर्द में होता है क्योंकि उसका बीन उसके अंदर ही फट चुका होता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है। और यहाँ पे फ्रोजन मोनार्च धीरे धीरे कर मरने लग जाता है, साथ ही में उसकी ह्यूमन बॉडी भी दिखने लग जाती है और यहाँ पे हमें उसका ह्यूमन फेस दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च की अपनी स्पिरिचुअल बॉडी गायब हो चुकी होती है क्योंकि अब वहाँ पर मर रहा होता है। साथ ही में उसकी बॉडी चमकने लग जाती है और हवा में ही कहीं गायब हो जाती है और यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च भी मर चुका होता है। और यहाँ पर अभी भी पूरा आसमान पर्पल कलर का ही होता है क्योंकि उसको अभी भी टेंजन उसका गेट ब्रेक नहीं हुआ होता है लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा माना एनर्जी निकल रही होती है और किसी को नहीं पता उसमें से क्या निकलने वाला है। तभी यहाँ पर जिनबू बीरू के पास आता है और उससे कहता है वो जो इंसान मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था क्या तुम्हें पता है वो कौन था और वो कहाँ पर गया है। जिसपे कि बीरू को तो कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन जिनबू वहीं जमीन पर से उस डैगर को उठा लेता है उसके डैगर को और वो बोलता है शायद मुझे पता है वो कौन था। तभी यहाँ पर हमें दूसरी गली में वहाँ पे खूनों के निशान दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि जिनबू के डैड की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो भी अब वहाँ पर मर रहे होते हैं क्योंकि फ्रोजन मोनार्च के अटैक्स उन पर डायरेक्टली जाकर लगे होते हैं और वहाँ पर बस बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहीं पर उनके सामने उन्हीं का डैगर वहाँ पर फर्श पर आकर गिरता है और वो बस गोल गोल घूम रहा होता है। तभी वहाँ पीछे से जिनबू आता है और वो उनसे बोलता है कि आपको सच में लगा था कि आप ऐसे ही फिर से वापस चले जाएंगे, फिर से हम सबको छोड़कर चले जाएंगे डैड। और बस यहीं पर हमारे ये एपिसोड भी एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।